सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश पे, है ना। और गुलाम वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का पहला सा मतलब ये वंश है, ठीक है ना। अब इस वंश की स्थापना सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना। और दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे राजवंश हैं जिन्होंने अलग अलग समय में लगातार क्रमबद्ध तरीके से शासन किया है ना। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है गुलाम वंश, है ना। और आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से शासक दिल्ली सल्तनत में शासन किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। सबसे पहले जो है ये शासन करता है यहाँ पे कौन, गुलाम वंश करता है ना। तो पहला शासक है सल्तनत है गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है ये, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो फिर आता है खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश आता है। इसके बाद आया तुगलक वंश, तुगलक का डायनेस्टी आया, ठीक है। अब एक वंश यहां पे है सैयद वंश, ना। ये कौन है, सैयद डायनेस्टी है। उसके बाद एक वंश है लोधी वंश, है ना। लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। सर कुछ तो बात करेंगे कि ये इतने जो है वंश इस दिल्ली सल्तनत में लगातार शासन किए हैं। अब इसमें अगर हम काल देखें इसका तो सबका जो है ना टाइम, अगर टाइम पीरियड आप देखोगे मेरे भाई तो सब अलग अलग है। जैसे जो गुलाम वंश का स्थापना होता है वो कब होता है, 1206 से लेके 1290 तक ये शासन किया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 1290 से लेके 1320 तक ये शासन किया है ना। इसके बाद अगर देखोगे तो 1320 से लेके ये 1414 तक शासन किया है ना। इसके बाद अगर देखोगे तो ये जो है 1414 से लेके 1451 तक शासन किया है। और 1451 के बाद अगर इसका हम बात करेंगे तो ये 1451 से लेके 1526 तक शासन किया है ना। और लोधी वंश ही इस दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक यानी अंतिम वंश है ना। क्योंकि यहीं पे जो इसके अंतिम शासक होते बहलोल लोधी, इसे ही बाबर क्या करते, पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा इसे हराते हैं। और इसके बाद एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल वंश की स्थापना होती है 1556 में जाके। लेकिन हम लोग को अभी क्या करना है, इसके बारे में बात करना है, गुलाम वंश के बारे में, गुलाम डायनेस्टी के बारे में, ठीक है ना। अब यहां आप देखेंगे ये दिल्ली सल्तनत में एक खासियत क्या है कि यहां जितने भी शासन हुए हैं सब अपने नाम के टाइटल लगाया है सुल्तान का। लेकिन जब मुगल डायनेस्टी का शुरुआत होता है तो वहां से एक शब्द यूज किया गया बादशाह का। इससे पहले किसी डायनेस्टी ने बादशाह शब्द का यूज नहीं किया था, है ना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो था मेरे भाई, अगर हम बात करें गुलाम वंश के, गुलाम वंश, है ना। तो गुलाम वंश जो है कब से कब है, 1206 से 1290 तक इसका शासन काल रहा है। लेकिन अगर आप इसके काल में देखोगे तो अलग अलग शासक ने शासन किया है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, थोड़ा सा कहानी को जान लीजिए कि यहां जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में इस वंश का स्थापना करता है, क्योंकि ये जो है इससे पहले ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, है ना। इसीलिए इस वंश का नाम पड़ा है गुलाम वंश, ठीक है ना। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसे उत्तर भारत का गवर्नर नियुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी जो इसे उत्तर भारत का गवर्नर नियुक्त किया था, इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने
कुतुबुद्दीन ऐबक ने निभाया था। कब? तराइन के द्वितीय युद्ध में, है ना, जिसमें आपको पता है ना कि पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, उस युद्ध में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए इसे उत्तर भारत का गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन ये लगातार एक गवर्नर के रूप में ही काम किए, लेकिन जैसे ही 1206 में मोहम्मद गौरी का मृत्यु होता है, उसके बाद ये एक वंश की स्थापना करती है जिसका नाम होता है गुलाम वंश, है ना, क्योंकि ये गुलाम था भी तो इसीलिए इस वंश का नाम रखा गुलाम वंश, है ना। तो गुलाम वंश का जो शासन था वो कब से कब था मेरे भाई? अगर हम थोड़ा सा यहां लिख दूं तो ये कब से कब रहा है? चलो यार, ये कलर सही नहीं है, तो इसका शासनकाल हमने अभी जस्ट बताया था आपको, ये 1206 से लेके 1290 तक का शासनकाल होता है इसका, है ना, यही कहानी है ना। चलिए, अब एक बात आपको बता दे कि क्या इसमें कौन कौन से शासक, थोड़ा सा हम लोग शासन के जो शासक हुए हैं उसके थोड़ा क्रम भी ले लेते हैं, उसके बाद हम पूरे तरीके से, क्योंकि इसमें सभी शासक महत्वपूर्ण नहीं है ना। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, आराम शाह हो गए, इल्तुतमिश हो गए, इसमें इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन बलबन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी शासक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि 1206 से लेके 1290 के बीच में कौन कौन से शासक इस पे शासन किए हैं, तो उसको एक जगह हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो पहले है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। पहला का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब इसका काल अगर हम देखेंगे तो ये 1206 से लेके 1210 तक इसका शासनकाल होता है। ठीक है, इसके बाद इसका कहानी खत्म हो जाता है, क्योंकि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके जस्ट बाद एक नए शासक बनता है जिसका नाम होता है मेरे भाई क्या? आराम शाह, है ना। इसका नाम क्या है? आराम शाह है ना। आराम शाह अब गद्दी पे बैठते हैं तो इसका जो शासन काल होता है कब शुरू होगा? 1210 में होगा। लेकिन ये बेचारा बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे अयोग्य शासक था इसमें, है ना। तो इसे कुछ ही दिन के बाद गद्दी से उखाड़ फेंकता है कौन? इल्तुतमिश, है ना, वही इल्तुतमिश। तो इसके बाद जो शासन शुरू होता है किसका? इल्तुतमिश का होता है। और इल्तुतमिश क्या करते हैं? इसे उखाड़ फेंकता है और ये 1211 ईस्वी से, कहीं कहीं आपको 1210 में मिलेगा, ठीक है ना, 1200, लेकिन एडजेक्ट अगर देखेंगे तो 10 में इसको लास्ट में इसे क्या करता है? हटाता है। उसके बाद ये गद्दी संभालता है और ये लगातार कब तक चलता है? ये 1236 तक रहता है ना। अब 1236 में इसका मृत्यु हो जाता है ना। अब मृत्यु जैसे ही हुआ तो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन शाह तुर्कान नाम की एक महिला होती है जो इनके हरम में रहती है। हरम मतलब उस टाइम के जो इन लोग का जो अपना बार चलता था उसमें जो डांस करने वाली एक औरत थी, शाह तुर्कान नाम की एक लेडी थी। उसका एक बेटा भी था। उसी के बेटा ने मतलब ये क्या करे थे, इल्तुतमिश ने अपने बेटी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि शाह तुर्कान का टारगेट यही था कि हम अपने बेटा को बनाए क्या? शासक, सुल्तान बनाए। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ दिन के लिए, मतलब 1236 में बैठता है उसका बेटा। अब उसका बेटा का नाम क्या होता है? तो नाम है मेरे भाई रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। रुकनुद्दीन फिरोज क्या होता है? गद्दी पे बैठता है। और ये बेचारा जिस तरह आराम शाह एक वर्ष, मतलब उसी वर्ष कहानी इसका खत्म हो गया, उसी तरीके से यहां पे ये एक वर्ष, मतलब 1236 में ही कहानी इसका टाइम हो जाता है। इसे रजिया सुल्तान हत्या कर देती है और हत्या के बाद
रजिया सुल्तान विद्रोह करती, विद्रोह के बाद इसका हत्या होता है और हत्या के बाद अब शुरुआत होगा किसका, अब होगा रजिया सुल्तान का, है ना, किसका होगा, रजिया सुल्तान का। और रजिया सुल्तान कब तक शासन कर पाती है, तो ये 1236 से लेके 40 तक ही शासन कर पाती, क्योंकि 40 में इससे क्या करता है, चालीसा दल जो तुर्कान ए चहलगान का एक है, बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तुर्कान ए चहलगानी क्या है। तो ये क्या करता है, इसे मौत के घाट उतार देता है कैथल हरियाणा में। और उसके बाद अब जो तुर्कान ए चहलगानी है अपने कठपुतली को यहां पे क्या करता है, पद पे बैठाता है ना। तो इसके बाद जो है बैठाती है किसको, बहराम शाह, ये बैठाता है बहराम शाह, ठीक है। तो ये जाके 1236 में गद्दी पे बैठता है और बहुत दिन तक ये टिक नहीं पाता, क्योंकि ये भी एक अयोग्य शासक होता है। तो ये जाके 1242 तक ही रह पाता, मतलब ये 2 साल में इसका भी कहानी तय है, क्योंकि इसके बाद जो है मतलब इस तरीके से अब चलते जाएगा। इसके बाद बेचारा क्या करता है, ये भी हटता है। इसके बाद बैठता है कौन, नासिरुद्दीन महमूद से भी पहले एक शासक आया था जिसका नाम क्या था, बताएंगे क्या, मसूद शाह और नासिरुद्दीन, हाँ इसके बाद आया था मसूद शाह, है ना। इसके बाद आता है मसूद शाह। मसूद शाह जो है ये 1242 से लेके 46 तक शासन करता है मसूद शाह, ठीक है। अब मसूद शाह जो है 46 में इसे भी क्या करता है, उतार देता है कौन, इसको गद्दी से हटा देता है कौन, तुर्कान ए चहलगानी। मतलब अगर देखेंगे रजिया सुल्तान के मृत्यु के बाद चालीसा दल जो था उसका एक बोलबाला अब शुरू हो जाता है, क्लियर है। तो इसके बाद आता है कौन, नासिरुद्दीन महमूद शाह, है ना। अब किसका शासन शुरू होगा, नासिरुद्दीन महमूद शाह। अब इसका शासनकाल देखोगे भाई मेरे, ये तो रहा है बेचारा बहुत लंबा समय। जैसे अगर देखोगे तो 1246 से लेके 66 तक रहा है, अर्थात ये 20 साल तक तो शासन किया है। लेकिन ये कौन था, चालीसा दल, वही तुर्कान ए चहलगानी का ये कठपुतली हुआ करता था। और इसके समय में अगर देखोगे तो सबसे मजबूत हो चुका था कौन, गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन का जो बेटी का विवाह है इसी से होता, 1266 में इसका मौत हो जाता है। इसके मृत्यु के पश्चात अब बैठेगा कौन गद्दी पे, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बलबन, वही बलबन जिन्होंने लौह, रक्त एवं लौह की नीति चलाई थी। और ये बैठता है कब से कब तक, तो 1266 से लेके 1287 तक, है ना। ये 87 तक इसका शासनकाल होता है। इसके बाद आता है, जब इसका 87 में मौत होता है तो इसका बेटा तो गद्दी पे नहीं बैठ पाता है, मतलब इसके पोता, पौत्र, जिसका नाम होता है कैकुबाद, है ना। कैकुबाद आता है, बैठता है। और ये कैकुबाद जो है ना बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता, ये 87 से लेके 90 तक। 90 में ये मर जाता है। और सोचिए 18 वर्ष की उम्र में ये बैठता है, लेकिन ये मर जाता है। इसके पीछे भी रीजन ये है ना कि ये बहुत बड़े शराबी था, है ना, हरम में डूबे रहने वाले व्यक्ति था उस समय में, एकदम बार में, एकदम उस टाइम के जो वो बार था उन लोग का, उसमें जाके डांस देखना और पूरे दिन शराब पी के मस्त मगन रहना। ये बेचारा इतना पिया कि लास्ट में ही 18 साल, सोचिए ना 18 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा, 87 में, 90 में कहानी खत्म, मर गया। इसके बाद इसका एक बेटा था 2.5 साल का, ठीक है ना, जिसका नाम पता है क्या था, क्यूमर्स। और ये क्यूमर्स जो है ना मात्र 2.5 साल का बच्चा है, समझिए। और ये बैठा कब, 1290 में, 90 तक रह पाया, ठीक है। और 90 में इसे ही जलालुद्दीन खिलजी हटा दिया गद्दी से, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो गयासुद्दीन बलबन का सेनापति था। और ये क्या किया, क्यूमर्स को गद्दी से हटाया और खिलजी वंश की स्थापना करता है। और यहीं से शुरुआत होता है 1200
990 से लेके 1320 तक का शासन जो होता है वो खिलजी वंश का होता है। कहानी क्लियर है? तो ये था, ये जो है ये क्रम है ना, ये क्या है, एक क्रम है। और किसका? तो ये सुल्तानों का एक क्रम है ना। अब हम लोग इसमें से जो पढ़ेंगे किसको किसको ध्यान में रखेंगे मात्रे, अगर आप देखोगे मेरे भाई तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, फिर रजिया सुल्तान है, और एक गयासुद्दीन बलबन है। तो ये 4 शासक जो है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इस पूरे गुलाम वंश में। तो हम लोग जनरली इसी को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और फटाक से आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम पुनः किसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक पे, है ना। अब नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब ये सारा तो हमने कालक्रम पीछे लिख ही दिया है, तो हर बात को यहां पे नोट करवाना उचित नहीं है, तो हमने पीछे सभी का कालक्रम लिख दिया है, आप अगर चाहो तो उसे नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले काम क्या किया? तो ये गुलाम वंश का स्थापना किया, गुलाम वंश का स्थापना, ठीक है। अब ये इसके बाद जब गुलाम वंश का स्थापना किया तो क्या ये सुल्तान की उपाधि लिया? नहीं लिया, है ना। तो हम कहेंगे कि ये सुल्तान का उपाधि नहीं लिया, है ना, ये सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये इसका कहना था कि हम मोहम्मद गौरी के प्रति वफादार हैं और वफादार रहेंगे, इसीलिए अपने आप को इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, लेकिन ये उपाधि लिया था, है ना। लेकिन किस चीज का लिया था ये भी तो जानना है ना। ये जो है ये 2 चीज का उपाधि लिया था, किसका किसका? मलिक का, मलिक और सिपह सालार, सिपह सालार की उपाधि लिया था, है ना। मलिक का और सिपह सालार का उपाधि लिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या करा था? तो मोहम्मद गौरी के नाम का खुतबा पढ़वाया था, है ना। क्या करा था ये? मोहम्मद गौरी के नाम का खुतबा पढ़वाया था। इसके बाद इन्होंने इसी के नाम का, यानी कि मोहम्मद गौरी के नाम का सिक्के चलवाया था, है ना। मोहम्मद गौरी के नाम का इन्होंने सिक्का भी चलवाया था। नाम का सिक्का भी चलवाया, है ना। अच्छा, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे इसको अन्य नाम जो था इसका वो क्या था? इसे कहा जाता था कुरान खां, अन्य नाम। अब जैसे अन्य नाम हो गया क्या क्या? एक तो इसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था, कुरान खां, और लाख बख्श, है ना। कुरान खां इसलिए कहा जाता था कि पूरा कुरान, जो कुरान शरीफ है मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ, उस ये पूरे मतलब सोचिए जुबानी याद था इसको, और ये बहुत सुरीली आवाज में इसे मतलब इसका अध्ययन करते थे, रिवीजन करते थे। ये इनमें एक खासियत था कि पूरा कुरान, अब सोचिए पूरा बुक और प्रत्येक आयत जो है, जितने कुरान की जो आयतें हैं वो सभी आयतें इनको याद था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाले, मतलब एक उदार टाइप का शासक था, ये दान भी अच्छे खासे देते थे, है ना। तो ये है इनकी कहानी, लेकिन इसके अलावा और सारी चीज इन्होंने करा, है ना।
याद है जो सूफी संत एक थे बख्तियार काकी, है ना, उसका नाम क्या था, बख्तियार काकी। के याद में इन्होंने क्या करा, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण। अच्छा एक बात बताएं, क्या ये निर्माण पूरा हो पाया था? 1210 में इनका मौत हो जाता है, तो ये क्या किए थे, इसको पूरा नहीं करवा पाए थे। ठीक है, अब इसे पूर्ण करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने, है ना। इन्होंने निर्माण शुरू कराया, लेकिन इसका जो है बात करेंगे जो इसे पूर्ण कौन करवाया था, तो अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है ना। इसके अलावा अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद भूकंप आती है, टोटल चार मंजिल का था, सॉरी बिजली बिजली गिरा, है ना, आंधी बारिश का, मान लो मानसून का समय है, अचानक बिजली गिरा, और गिरने से क्या हो गया कि इसके ऊपरी मंजिल जो है ना, ये कुतुब मीनार के जो ऊपरी मंजिल है वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। तो बिजली गिरने से क्या हुआ, चौथी मंजिल ध्वस्त हो गया। चौथी मंजिल इसका क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, है ना। और इसका मरम्मत कौन करवाया था, इसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक कराया था, क्योंकि उस समय जो शासन था किसका था, ये तुगलक वंश का था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और ये सिर्फ करवाया ही नहीं, इन्होंने चौथी और पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया था। क्लियर है। अच्छा आपको पता है एक बात कि गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, है ना, पीछे हमको लिखना था, चलो यहीं पे बता देते हैं कि इसे क्या कहा जाता था, गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा जाता था, जहां मामलुक का अर्थ होता है, कभी कभी मामलुक वंश भी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र या गुलाम शासक के स्वतंत्र पुत्र एवं पुत्रिया, है ना। और ये नाम जो है ना, ये किसने दिया था, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नाम शब्द जो यूज हुआ था, इस शब्द का पहली बार जो है मामलुक शब्द का यूज किसने किया था, तो हकीबुल्ला। हकीबुल्ला एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस शब्द का यूज करा था, और इन्होंने ही इसका अर्थ बताया था कि इसका अर्थ एक्चुअल में क्या होता है। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कहानी, तो क्या होता है, चौथी और पांचवी मंजिल का ये निर्माण करवाते हैं कौन, तो ये, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या इनके शासन काल में संघर्ष भी हुआ है ना। इनको सबसे ज्यादा जो है दिक्कत तीन से रहा है। एक यल्दूस, एक तो उससे रहा, किससे, अमीर वर्ग से इनका हमेशा संघर्ष रहा। उसके अलावा आप देखोगे तो भारतीय जो स्थानीय शासक थे उनसे भी इनका रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक यल्दोज और कुबाचा, याद करिए कौन था ये दोनों, अरे मोहम्मद गौरी का ही तो वो भी गुलाम था, जिसे उत्तर पश्चिम भारत में मतलब उत्तर पश्चिम वाले जो क्षेत्र है उसका उसे गवर्नर बनाया गया था, कुबाचा और यल्दोज को, है ना। तो ये तीन से इनका संघर्ष रहा है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। इन्हें हम ये भी लिख सकते हैं कि इन्हें
3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप बताएंगे। अब अभी तो हमने बताया, एक कौन था, अमीर वर्ग था। चलो यार इसका कलर चेंज कर देता हूं। अमीर वर्ग, कलर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, अमीर वर्ग है। दूसरा कौन था, भारतीय शासक। तीसरा कौन था, कुबाचा और, यहीं पे लिख देता हूं, यल्दूज, है ना। ये दोनों भी बहुत परेशान किया है किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। तो ये कहानी था। इसके अलावा अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या इसके दरबार में लेखक भी रहते थे क्या, बिल्कुल रहते थे, है ना। हम कह सकते हैं कि इसके दरबार में दो लेखक रहते थे। अबे यार, ठीक है। अब वहां तो जगह नहीं, यहां पे हम नोट कर लेते हैं। अब ये दो लेखक कौन कौन से थे, ये भी तो पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहने वाले दो लेखक कौन कौन थे। तो एक थे भाई मेरे, कौन, हसन निजामी, है ना। ये इसके दरबार के क्या है, प्रसिद्ध ये लेखक थे किसके, हसन निजाम, ये निजामी, ठीक है ना। एक का नाम क्या था, फक्र ए मुदबिर, ठीक है। ये दो लेखक जो है इनके दरबार में रहते थे, किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। क्लियर है बातें। चलिए इसके अलावा अगर हम देखें तो चलिए अगला पेज ले लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हुई है ना, इसके अलावा भी कुछ चीजें बची हुई है इनके लिए, है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, है ना। तो पहले हम इसी को नोट कर लेते हैं। इन्होंने निर्माण करवाया, क्या क्या करवाया। पहली बात तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, अलाई दरवाजा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। उसके बाद सॉरी, अलाई दरवाजा तो कुतुबुद्दीन, ये अलाउद्दीन खिलजी किया था, सॉरी। इसका क्या हो जाएगा, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम। और कुव्वत उल इस्लाम क्या था, एक मस्जिद था। और हम बात करेंगे कि उत्तर भारत का ये पहला मस्जिद है, ध्यान रखना। ये जो कुव्वत उल इस्लाम है, ये क्या है, एक मस्जिद है जो उत्तर भारत का पहला मस्जिद है। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अच्छा, इनके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने सेना के मुख्यालय को कहां रखा, है ना। जो इसके समय में सेना का मुख्यालय था, कहां स्थापित करा,
क्योंकि अच्छा, राजधानी को इन्होंने कहां रखा था? लाहौर, है ना, इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर था, लेकिन सेना का जो मुख्यालय है उसे कहां रखा था? तो ये याद है आपको, दिल्ली का एक जगह इंद्रप्रस्थ, है ना, मुख्यालय कहां था? इंद्रप्रस्थ में था, जो कहां है? दिल्ली में, है ना, दिल्ली में। इसके बाद अगर हम बात कर ले इसकी राजधानी, कहां है था? लाहौर था, लाहौर। ठीक है, ये अपने राजधानी को लाहौर रखा था, लेकिन जो सेना का मुख्यालय था उसे कहां स्थापित करा था इन्होंने? तो ये करा था इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में। बात क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद कुछ कहानी इसमें और होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि इसके बारे में, तो अब ये बेचारा मौत के घाट के करीब पहुंच चुका है। जो इसको काम करना था इन्होंने कर लिया, और लाहौर में, कहां पे? लाहौर में, क्योंकि राजधानी वहां है तो लाहौर में भी ये रहेगा। तो लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में मृत्यु हो गया। ठीक है, अब इनका मृत्यु हुआ। अब इसके बाद शासक किसे बनाया जाएगा भाई? तो ये बना आराम शाह, है ना। हमने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पे बैठता है, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था, और इसको क्या करता है? कुछ ही महीनों के अंदर इसे गद्दी से उखाड़ फेंकता है। कौन? इल्तुतमिश, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ ज्यादा था नहीं, तो उसमें हम ऐसे मुंह से आपको समझा दिए कि वो अयोग्य शासक था, उसे कुछ ही महीनों के लिए वो गद्दी पे बैठा, उसके बाद इल्तुतमिश इसे गद्दी से उतार फेंका, और इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आगे कहानी जो बात होगी वो किसके बारे में करेंगे? इल्तुतमिश के बारे में कर लेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बोल के ही क्या किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। चलिए, अब कहानी की शुरुआत होती है किससे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश, है ना। और इल्तुतमिश कब से कब बैठता है? 1211 से 1236 तक ये शासन होता है किसका? इल्तुतमिश का। ठीक है बात है। चलिए, अब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा है, तो अब इसके द्वारा क्या क्या काम किया गया? पहले तो इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, है ना। इसे गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ये है, तो इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये, और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे ये, है ना। ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। लेकिन ये कहां से थे? तो वास्तव में ये कैसा मुसलमान था? तो ये था भाई मेरे इलवरी तुर्क था ये, है ना। ये कैसा था? तो ये इलवरी तुर्क थे, है ना। इसके अलावा बात करेंगे तो ये ऐबक के दामाद थे, है ना। अब देखिए, गुलाम भी है दामाद भी है, भैया गुलाम बना, उसके बाद इसको ब्याह कर लिया, बेटी पटा के उसका, और का, है ना। चलिए, तो अब ये कहानी हो गई इसके बारे में। इन्होंने एक काम तो किया,
दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया और राजधानी बनाने के पीछे मेन रीजन ये था क्योंकि के हसन के मतलब के ए निजामी एक इतिहासकार थे। आपको बता दूं के ए निजामी एक इतिहासकार थे। इतिहासकार के ए निजामी इसका नाम है और ये कहते हैं कि जो गुलाम वंश है इसका वास्तविक संस्थापक कोई है तो वो कौन है, इल्तुतमिश है। ये कहते हैं कि निजामी। क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये क्या करते हैं, आगे चल के अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। ये पहला यहां से अगर आप देखोगे तो ये पहला शासक है जिन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित किया है। इससे पहले आप देखोगे तो अपने आप को सुल्तान नहीं बना था, वो सिपह सलार और मलिक की उपाधि लिया था, सुल्तान की उपाधि तो नहीं लिया। लेकिन ये खुद के लिए क्या करता, सुल्तान की उपाधि लेता है ना। इसके अलावा अपने नाम के खुतबा भी पढ़वाते हैं और अपने नाम से 2 सिक्के चलवाए थे, एक चांदी के टंका और तांबे के जितल भी इन्होंने चलवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस काल में जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कौन था, टंका था, है ना। जो चांदी के टंके थे वही इसके क्या थे, आधार थे ये गुलाम वंश का। बातें क्लियर हो रही है। तो के ए निजामी के अनुसार इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है ना। अब वास्तविक संस्थापक होने के पीछे मेन रीजन यही था, हमने बताया है कि इन्होंने क्या करा, अपने नाम का इन्होंने धारण की। पहले तो ये सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। अब सोचिए इससे पहले तक कोई अपने आप को सुल्तान नहीं बता रहा था और ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि ले लिया। मतलब सोचो, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, इसके अलावा सिक्के चलवाया। अब सोच के देखो यार, और उसमें भी सिक्के कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे, है ना। सिक्के कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल, है ना। ये 2 चीज ये चलवाए अपने नाम का। बातें क्लियर हो रही है यहां तक। और ये तो हमने बता दिया कि ये अपने आप को क्या किया, वास्तविक संस्थापक बनाया और दिल्ली को राजधानी बना लिया और खुले आम उपाधि की ये उपाधि धारण कर ले किसके, सुल्तान के। लेकिन ये काम तो हमने पीछे बता दिया है आपको कि इन्होंने क्या करा था। यही है व्यक्ति जो कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया था, है ना। यहां देखेंगे तो इन्होंने क्या करा है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया है। इसके अलावा इसका जब शासनकाल आप देखोगे तो अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उन्होंने क्या करा, साम्राज्य का विस्तार नहीं करा। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया,
कि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण किया था। सुदृढ़ीकरण का मतलब है कि बेहतरीन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सारे अलग अलग व्यवस्थित तरीके से विभाग को स्थापित करना। उनको लगा कि पहले अगर हम अपने अंदर के चीजों को बेहतरीन तरीके से अगर स्थापित कर लेते हैं तो बाहर के क्षेत्रों को पर विस्तार करना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने विस्तार नहीं किया था, सुदृढ़ीकरण किया था। और इन्होंने क्या करा, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार, ये विस्तार किया अपने साम्राज्य का। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या किया, बहुत सारे इन्होंने काम किया था। जैसे अगर जो तुर्कान चहलगानी का हमने नाम लिया था, जिसे चालीसा दल के नाम से भी उसे जानते हैं, तो चालीसा दल जिसे क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगान, है ना। का गठन किया। याद रखना, यही तुर्कान ए चहलगान इसके बेटी के गले की हड्डी बन के उभरेगा, है ना। यही तुर्कान ए चहलगान मतलब कि एक ऐसे संगठन बनाया 40 व्यक्तियों का, जिसका क्या था कि कोई भी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था इसमें, है ना। अगर कोई भी निर्णय लेगा तब इससे बाहर नहीं जाएगा उस निर्णय में। मतलब सोचो एक तरह से ये कैबिनेट की तरह काम किया, है ना, एक कैबिनेट बना के रखा। अगर हम बात एक और करें कि ये प्रारंभ में जो थे ये कहां से थे, तो प्रारंभ में ये जो था ना, जब शुरुआत था, जब ये आराम शाह को हराने से पहले अगर हम बात करेंगे तो ये बदायूं का गवर्नर था, है ना। और इन्होंने और क्या करा, साम्राज्य के विस्तार के क्रम में कुछ क्षेत्र को इन्होंने जीता है ना। जब ये साम्राज्य का विस्तार की ओर बढ़ता है तो कुछ क्षेत्र को जीता है। जैसे दो खास करके इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, एक तो ग्वालियर, और ग्वालियर के अलावा रणथंभौर, है ना। क्या नाम है, रणथंभौर। ये दो क्षेत्र को इन्होंने जीता जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, लगातार अपने चीजों को विस्तार करना शुरू कर दिया, है ना। इसके बाद इन्होंने इतने पे नहीं रुका, है ना। अगर हम बात करेंगे कि इसके अलावा हम आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे। इन्होंने खास करके जो 1234-35 में ये क्या करा था, उज्जैन पे आक्रमण किया और वहां के मंदिर को ध्वस्त किया था। वो कौन सा, महाकालेश्वर का जो मंदिर है उन्हें ध्वस्त किया, उसकी मूर्ति को तोड़वाया गया था, जिसके टुकड़े को उन्होंने लेके कहां गया था, दिल्ली लेके गया था, है ना। जिसमें कि वहां की जो ज्योतिर्लिंग है उसे भी खंडित किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इल्तुतमिश का जो उज्जैन का अभियान था जो 1234-35 में होता है, उसमें इन्होंने ये किया था, ठीक है ना। इसके अलावा जब अगर बात करेंगे, जब ये ग्वालियर को जीता था, तो ग्वालियर के अभियान के समय जब ये जीत के लौटा था, जब इसको जीत लिया था, यहीं पे एक नाम घोषित करता है, रजिया सुल्तान, जो इसकी बेटी होती है, उसका नाम का जो घोषणा हुआ था, ये कहां के विजय के उपरांत हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस विजय के उपरांत जो है इन्होंने ये नाम जो घोषित किया था अपना क्या उत्तराधिकारी, तो हम कह सकते हैं ग्वालियर विजय के उपरांत रजिया सुल्तान को
उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब सोचो मेरे भाई, ये पहली कोई महिला है जो अब इतिहास की वो पहली महिला है जो उत्तराधिकारी बनने चली है ना। अब इसके लिए क्या क्या मुश्किलें इसके साथ बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब थोड़ा सा और अगर हम बात कर ले, जिस समय में इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, उस समय अगर हम बात करेंगे तो एक जगह, दो जगह का नाम जो यहां से पूछा जाता है, एक है बंगाल और दूसरा है बिहार। उस समय जो है, अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि बंगाल और बिहार का जो गवर्नर है वो किसे बनाया गया था, है ना। तो इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का और अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार बनाया। है ना, इन्होंने क्या करा, बंगाल का अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, और बात करेंगे तो मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया इन्होंने, है ना। चलिए, अब अगर बात करेंगे तो आपको पता है जब इल्तुतमिश का शासन काल चल रहा था, उसी समय में 1221 के आसपास आप देखोगे तो चंगेज खान का आक्रमण होता है ना। वो एक मंगोल आक्रमणकारी थे, वो अपने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे उन्होंने क्या करा था, आक्रमण करा था। उसको हम लोग आगे अलग से डिस्कस कर लेंगे, उस मुद्दे पे हम लोग को मेनली इस पे चलना है ना। अब इसके बाद अगर हम बोलेंगे तो क्या इसे, ये तो अपने आप को सुल्तान की उपाधि तो धारण कर लिया, लेकिन ईरान का जो खलीफा था, है ना, वो अब्बासी, उन्होंने क्या करा था, इसे 1229 ईस्वी में, यानी कि देखा जाए तो 1229 ईस्वी में क्या करा, इन्हें मान्यता दिया। किस चीज का, खलीफा, ये सुल्तान का मान्यता दिया। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि किसने इसे सुल्तान की उपाधि की मान्यता दी थी, तो 1229 में अब्बासी खलीफा ने इसे सुल्तान के मान्यता दिया, है ना। सुल्तान का जो इसे मान्यता मिला था, मतलब ये स्वीकृति दे दी गई थी, वो किसके द्वारा, अब्बासी के द्वारा दिया गया था। ये अब्बासी जो है उस समय ईरान का खलीफा था, और इन्होंने ही पहली बार इसे सुल्तान के उपाधि दिया गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली बार मान्यता प्राप्त सुल्तान जो है वो कौन बने, तो इल्तुतमिश हो जाएगा ना, है ना। इन्होंने और कुछ काम करा था, जैसे अगर आपको बता दूं तो इन्होंने इक्ता प्रणाली की शुरुआत करा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इन्होंने ही करा था। अब इसमें क्या क्या व्यवस्था था मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, ज्यादा लिखना फिर टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो पहली बात बता दें कि इक्ता प्रणाली क्या था, एक भूमि, इक्ता वास्तव में एक भूमि का टुकड़ा हुआ करता था। जैसे अधिकारी वर्ग होते थे ना, उसे एक भूमि का टुकड़ा वेतन स्वरूप दे देना। क्लियर है। तो वेतन नहीं देके उसके जगह क्या होता था, भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था अधिकारी को। तो आपसे अगर पूछा जाए तो क्या उस समय में अधिकारी की जो व्यवस्थाएं थी, क्या वो वंशानुगत थी क्या, बिल्कुल नहीं थी। उस समय जो है वो वंशानुगत नहीं था। किसका, जो अधिकारियों का जो पोस्ट था वो वंशानुगत
नहीं हुआ था, उसे क्या होता था कि ये दे दिया जाता था इसे, मतलब, और लेकिन जो व्यक्ति थे इसके पदाधिकारी उसको ये जो क्षेत्र होता था वो आसानी से दे दिया जाता था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये लगातार इनका जो कुछ अभियान हुआ है उस अभियान को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं कि ये कब कब कहां अभियान किए थे। तो यहां से क्या होगा कि आसानी से हम जान पाएंगे कि पहला अभियान उसका कहां हुआ है, दूसरा अभियान कहां हुआ है, तीसरा अभियान कहां हुआ है, चौथा अभियान। इसका 4 अभियान जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक तो पहले किया रणथंभौर में, ये कब करा, 1226-27 में करा, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहां करा, बंगाल में, कब करा, 1230-31 में करा, ठीक है ना। तो ये लगातार, मतलब ये क्रम में जो है ना इन्होंने यहां पे क्या करा था, आक्रमण करा था। और बंगाल के बाद ये लौटा था ग्वालियर, है ना। फिर होता है इसका क्या, ग्वालियर अभियान, जो कब होता है, 1231 से लेके 32 तक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो इसका एक महत्वपूर्ण अभियान था वो कौन था, उज्जैन का अभियान, जो कब होता है, 1234-35 में होता है। और यही वो अभियान है जिसमें क्या करा था इन्होंने, उस मंदिर को तोड़ा था, महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ा था। इसके जो मंदिर के जो ज्योतिर्लिंग और मूर्तियां थी उसको इन्होंने क्या करा था, खंडित कर दिया था, मतलब टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया था, मंदिर को पूरे तरीके से नष्ट किया गया था। और इसको अब ऐसा एक मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए वहां पे एक कुंड था, है ना, वहां एक कुंड था जिसका नाम क्या था, कोटि तीर्थ कुंड। इस कोटि तीर्थ कुंड में इसे क्या करा गया था, इसे छुपाया गया था, लेकिन ये पूरे तरीके से क्या किया था, तोड़ दिया था, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो ये इसका अभियान का ये टोटल इस तरीके से था। इसके बाद इन्होंने आगे चल के क्या करा था, 2 व्यक्ति को हराया था, याद है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को तबाह किया था। कौन कौन, यल्दुज और कुबाचा। यल्दुज के साथ इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, ठीक है। उस युद्ध का नाम क्या था, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध होता है, कब होता है, 1215 में होता है। इसी युद्ध में इन्होंने क्या करा था, इल्तुतमिश ने यल्दुज को हरा देता है और 1217 में कुबाचा को हरा देता है। इसमें यल्दुज को पराजित, यल्दुज को पराजित किया जाता है, ठीक है। और कुबाचा को 1217 में पराजित कर देता है। आप ध्यान देंगे कि यल्दुज को जब हराता है तो उसके बाद पंजाब और लाहौर पे ये क्या करते हैं, अपना अधिकार स्थापित करता है। और कुबाचा को हराने के बाद ये पूरे तरीके से उस भाग को क्या करता है, सीमावर्ती क्षेत्र पर ये पूरे तरीके से, क्योंकि सबको पता है अगर उत्तर पश्चिम के जो सीमा वाले क्षेत्र है अगर हम उसको मजबूत कर लिए तो कोई भी एंट्री करता था उधर से ही करता था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपना भारत, अपना जो सल्तनत था इसका सुरक्षित हो जाता। तो इन्होंने ये क्रम में इन्होंने क्या करा, 1215 में और 1217 में ये दोनों को हरा दिया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 1240 में इसका मृत्यु हो जाता है ना, 1240 में इनका मृत्यु होता है। और मृत्यु के पश्चात यहीं से अब शुरू होता है तुर्कान ए चहलगानी का अब मैटर, मतलब अब यहां से इसका बोलबाला शुरू होगा। अब ये रुकनुद्दीन फिरोज को क्या करता, गद्दी पे बैठा देता है। और जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठाता है इसके बाद हो जाता है विद्रोह। और विद्रोह इस कदर होता है कि फिर बचाना संभव नहीं था, है ना, पूरे तरीके से छिड़ गया। और इसी विद्रोह में रजिया सुल्तान ने तलवार उठाया और रुकनुद्दीन फिरोज का
कत्ल कर देती है। और इसके बाद अब नए शासिका बन के आती है रजिया सुल्तान, है ना। अब ये रजिया सुल्तान का जो शासन काल होता है वो कब से होता है, 1236 से लेके 40 तक का इसका शासन काल होता है ना। अब इस बीच में आप देखेंगे तो रजिया सुल्तान के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये पहली महिला शासिका, है ना। यहां से आप देखेंगे तो अब ये पहली महिला शासिका होती है रजिया सुल्तान, जिन्होंने गद्दी को संभालती है रुकनुद्दीन फिरोज को मारने के बाद, है ना। अब जैसे अगर हम बात करोगे तो ये एक अगर ये मारने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि वो एक अयोग्य था, है ना। वो अयोग्य था, इसको ये सबसे मतलब ही नहीं रहता था, वो भी हरम का एक पार्ट हुआ करता था, हरम में उसको बड़ा मजा आता था, तो ये इतना ज्यादा नहीं रहता था। लेकिन ये शाह तुर्कान के चापलूसी के चलते तुर्कान चहलगानी उसे क्या क्या शाह तुर्कान उसकी माँ थी, और उसके माँ एक नाचने वाली थी और उसे प्रेम था, ये नाजायज औलाद था, रुकनुद्दीन फिरोज जो है ना इल्तुतमिश का नाजायज औलाद था। और फिर क्या होता है, रजिया सुल्तान को शासिका बनती है, और रजिया शासिका ये जो है ना यह एक सुयोग्य एवं कर्मठ शासिका थी, है ना। इसके बाद अगर देखोगे तो यही तुर्कान चहलगान जिसे हम लोगों ने कहा क्या कहा, चालीसा दल, और ये चालीसा दल जो है ना इसका विरोध करना शुरू कर देता है। पहले तो ये विरोध किया, लेकिन ये इस विरोध को क्या की, दबा दी, है ना। शुरुआत था, दबा दिया गया, है ना। अब इसके बाद जब ये शुरू में ये विरोध कर दिया, जब ये बनी ना उसके बाद क्या किया, इन्होंने विरोध कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो पहला अपना वजीर जो है ये जुनैदी को बनाता है, अपना वजीर बनाती है, किसको, जुनैदी को, है ना। अपना वजीर बना दी जुनैदी को, जुनैदी इसका वजीर बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक थे कौन, अल्तुनिया, है ना। अल्तुनिया का आपने नाम सुना होगा, कहीं पे आपको यह सुनने को मिला होगा। अल्तुनिया और एतगिन, एतगिन को ये क्या की, बदायूं का गवर्नर, और अल्तुनिया को भटिंडा, नियुक्त की, ठीक है। अच्छा, अल्तुनिया के साथ एक कहानी हम इसलिए आपको बता रहे थे कि अल्तुनिया को प्यार था रजिया सुल्तान से, ठीक है। ये बहुत, ये इसका जो लव है ना वो लव ट्रायंगल में फंसा हुआ है। अल्तुनिया को प्यार था रजिया सुल्तान से, लेकिन रजिया सुल्तान इसको नहीं चाहती थी, है ना। रजिया सुल्तान इससे दूरी बना के रखती थी। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं, है ना, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो याकूत थे ना, मलिक याकूत, उसे अमीर ए आखुर का पोस्ट दी थी, है ना। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं। याकूत को अमीर ए आखुर का पद दिया गया। अब ये अमीर ए आखुर क्या है, ये अश्वशाला का प्रधान यानी घोड़े की देखरेख का प्रधान, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका प्यार, इसको जो रजिया सुल्तान को थोड़ा सा ज्यादा लगाव था, प्यार था, किससे, याकूत से, और अल्तुनिया को प्यार था रजिया सुल्तान से। मतलब अल्तुनिया को प्यार था रजिया सुल्तान से, रजिया सुल्तान को प्यार था किससे,
याकूत से। तो इसलिए इसे क्या क्या अमीर याखुर का पद दिया गया, ये वहीं पे रहते थे, शाही अस्तबल का ये प्रधान बनाया गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ ही दिन बाद क्या होता है कि अब धीरे धीरे यहां पे अब विद्रोह धीरे धीरे बढ़ेगा, और विद्रोह करने वाला कोई और नहीं होगा, वो कौन होगा, तुर्कान ए चहलगान होगा। ठीक है, लेकिन कुछ कहानी यहां भी है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जब ये शासिका बनी तो ये दिल्ली साम्राज्य का विस्तार की, है ना। तो हम कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार के क्रम में इन्होंने भी कुछ काम की, साम्राज्य के विस्तार के क्रम में राजस्थान के कुछ भाग को जीती, है ना। यहां पे क्या होता है, राजस्थान के कुछ भाग को ये जीत लेती है। और इसके बाद अब जो है ना 1240 में, कब, 1240 में यही चालीसा दल है विद्रोह कर देता है। चालीसा दल अब क्या कर देगा, विद्रोह कर देता है, और ये विद्रोह में सबसे पहले मार देता है अल्तुनिया। अल्तुनिया को जैसे ही मारता है ये छुप के भागती है यहां से रजिया सुल्तान, और चली जाती है कहां, भटिंडा, है ना। क्योंकि उसे पता था कि भटिंडा का जो गवर्नर हम जिसे बनाए हैं, है ना, किसको, अल्तुनिया को, अल्तुनिया को प्यार था इससे, और इसको लगा था कि एक अल्तुनिया ही है जो मेरे लिए जान पे खेल सकते हैं। तो गई वहां पे, गई तो पहले ये भी टर्म एंड कंडीशन रख दिया कि भाई अब शादी करो, क्योंकि उसको भी तो प्यार था ना। तो पहले यहां पे क्या करी, जैसे भाग के गई, उसको वहां पे शरण ली भटिंडा में, भटिंडा में शरण लेने के पास वहां पे शादी की। और जब अब सोचो यार, जिससे प्यार हो, जिसको पाने की इच्छा हो, वो खुद चल के आपके पास पहुंच जाए तो फिर मजा ही कुछ और है। वो शादी की, वहां से निकली, और निकलने के बाद वो पहुंचती है हरियाणा कैथल, है ना। तो 1240 में ही कैथल में, कैथल एक हरियाणा की एक जगह है, कैथल में रजिया और अल्तुनिया को मौत के घाट उतार दिया, है ना। दोनों ने मिलकर इसे क्या करा, कहानी इसका खत्म कर दिया, मतलब इसे क्या करा, मौत के घाट उतार दिया। ये अब यहां से खत्म हो जाता है किसकी कहानी, क्योंकि अब देखिए ये मारा कौन, चालीसा दल ने, विद्रोह किसने किया, चालीसा दल ने, और इसी ने ये दोनों को मार दिया वहां पे। अब मारने के बाद आप देखोगे तो चालीसा दल का आपको दिख रहा होगा यहां पे, अब यहां ये पूरे तरीके से इसका अब सत्ता कायम हो जाता है ना। और ये जो मारा है ये 1240 में, ये अक्टूबर का टाइम था, अक्टूबर के टाइम में इसे मारा गया था तुर्कान ए चहलगानी के द्वारा। और इसके बाद यार लाइट बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना, चलो मैं साइड होकर देखता हूं ना, लाइट की थोड़ी बहुत समस्या है। अब इसके बाद आपको पता है ना 40 से 42 में कौन बैठता है, बहराम शाह बैठता है ना। अब कौन बैठेगा, बहराम शाह कब बैठता है, 40 से 42 तक। लेकिन ये क्या है, एक योग्य शासक है क्या, नहीं है। इसे कौन बैठाया, किसके सहायता से बैठा, तो चालीसा दल के सहायता से। चालीसा दल के सहायता से बैठा ये, है ना। ये कैसा शासक था, एक अयोग्य शासक था, है ना, अयोग्य। अब बेचारा जिसको उतना नॉलेज ना हो उसको बैठा दे, तो ये बेचारा ज्यादा दिन तक नहीं रहा, 42 तक रहा, 42 में इसे क्या करा, उतार दिया। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था,
जो मंगोल था ना 1242 के आसपास मंगोल आक्रमणकारी जो है वो आक्रमण कर देता है, और आक्रमण के बाद क्या होता है 1242 में ही। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं, इसके समय में ना एक पद का सृजन किया गया था चालीसा दल द्वारा। इसके समय में चालीसा दल द्वारा नए पद का सृजन, जिसका नाम पता क्या रहता है, नायब ए, नायब ए मुमलकात, है ना। इस पद का सृजन किया गया। और पहले नायब ए मुमलकात भी तो किसे बनाया गया, ये भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन। ये भी तो कह सकता है कि भारत में जो है पहले जो नायब ए मुमलकात जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, बताएंगे क्या? अरे वही एतगीन, याद है पीछे बताए थे कहानी, एतगीन को जो बनाया गया था गवर्नर, इसी में हमने बताया ना एतगीन के बारे में। या किधर गया एतगीन, बदायूं का जो गवर्नर था, यही पहले क्या बने थे, ये नायब ए मुमलकात बने थे। कौन? एतगीन। पहला यही बना था, ठीक है ना, एतगीन ही पहले नायब ए मुमलकात बने थे। और ये पद को सृजन जो है किसने किया था, तो ये चालीसा दल वाले ने करा था, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो इसी के समय में 1242 में क्या हो जाता है, मंगोल का आक्रमण हो जाता है। मंगोल के आक्रमण के बाद इसे चालीसा दल हटा देते हैं, इसे, है ना, इसे हटा के फिर इसे क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद को अब गद्दी पे बैठाएगा। यहां से आगे आप देखोगे तो नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बैठाया जाता है ना, नासिरुद्दीन नासरुद्दीन महमूद, जो 1242 से लेके इसका जो शासन काल होता है कब तक का होता है, 46 तक का, है ना, 1242 से 46 तक चलता है। लेकिन यह भी कोई खास नहीं रहता है, क्योंकि इसके पीछे भी कहानी कुछ ऐसा है कि इसके बारे में कहा गया है कि ये भी क्या था कि ये कठपुतली हुआ करता था किसका, चहलगान का, है ना। तो हम कह सकते हैं तुर्कान ए चहलगान का, तुर्कान ए चहलगान, अरे यार आयुष आयुष चहलगान का कठपुतली भी इसे कहा जाता है। अब इसी के समय में आप देखोगे तो धीरे धीरे गयासुद्दीन बलबन, शक्तिशाली होने लगा, है ना। इसका काल जैसे ही आता है, इसके बाद अब धीरे धीरे जो है गयासुद्दीन बलबन इसे यहाँ के शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है। मतलब, और वास्तव में जो गयासुद्दीन बलबन था ये चालीसा दल का सदस्य था, है ना, चालीसा दल में ये रहते थे। इसको क्या किया गया है इसके समय में, मतलब इसके समय में अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया बलबन को, अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया, है ना। और ये एक प्रकार का क्या होता था उसके यहाँ के, इसको कहते हैं कंट्रोलर ऑफ कोर्ट एक्टिविस्ट,
है ना, कंट्रोलर ऑफ द कोर्ट एक्टिविस्ट, मतलब ये बड़ा पोस्ट होता था उस समय में, इसे नियुक्त किया गया था। और ये धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, यहां पे आप देखोगे तो ये धीरे धीरे अब मजबूत होना शुरू हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अगर आप बात करोगे नसरुद्दीन महमूद के साथ बाद एक और नए शासक आता है ना, जिसका नाम क्या होता है बताओ। नसरुद्दीन महमूद शाह के बाद एक और शासक आते हैं जिसका नाम क्या होता है, महमूद शाह ना, है ना। नहीं यार, महमूद, नसरुद्दीन महमूद ही तो थे ना, देखो यहां पे हमने करवाया है। इसके बाद तो गयासुद्दीन बलबन आएगा ना। अब ये इसके समय में काफी मजबूत हो जाता है और 1249 में बलबन अपनी पुत्री का विवाह करता है। किससे किया, महमूद से। सोचिए, बुढ़ऊ मरने के कगार पे है, उससे अपन बेटी के विवाह कर देता है कौन, और ये बेचारा जाके 1200, यार ये कहां से मिस्टेक हो गया, एक मिनट। अच्छा, मसूद शाह, तो मसूद शाह के बारे में हमने नहीं बताया क्या, 46 नहीं, ये 46 से 66 होगा, वही तो हम सोच रहे हैं, 46 से 66, ठीक है। तो 1249 में अपनी बेटी से विवाह करवा रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये जाके मर जाता है 1266 में, मृत्यु, कहानी खत्म। यहां से मसूद शाह कुछ ही दिन के लिए बनता है, 1242 से 46 तक के लिए बनता है। उसके बाद 46 में इसे पद से हटा देता है, क्योंकि उस समय में जो बलबन है काफी मजबूत हो जाता है, और बलबन मजबूत होने के कारण क्या होता है कि फिर इसे नसरुद्दीन महमूद को पद पे बैठवाता है, और 40 दल का ये सदस्य भी होता है, और उस समय ये शक्तिशाली हो जाता है, तो ये पद पे बैठते हैं। ये पद पे बैठने के बाद इसको बड़ा पोस्ट मिल जाता है आमिर हाजिब का। आमिर हाजिब के पोस्ट मिलने के बाद ये अपनी बेटी का विवाह करवा देता है, किससे, महमूद, नसरुद्दीन महमूद से। लेकिन 1266 में जाके नसरुद्दीन महमूद का मृत्यु हो जाता है। अब इसके बाद की कहानी का शुरुआत होता है गयासुद्दीन बलबन का, है ना। इसके बाद कौन बैठेगा बलबन के, यहां से अगर आप देखोगे तो अब बैठेगा गयासुद्दीन बलबन, या इससे गयासुद्दीन भी लिखते हैं, गयासुद्दीन, अबे यार, गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल कब से कब रहेगा, 1266 से 87 तक, है ना। ये अब अंतिम वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके बाद ही कुछ छोटा छोटा कहानी है उसको करेंगे, कहानी खत्म करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम अब ज्यादा टाइम आपको नहीं उलझाएंगे, है ना। तो ये प्रारंभ में अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभ में ये इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये 40 दल के सदस्य भी था, है ना, 40 दल का ये सदस्य भी था गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद अगर इसके बारे में जानेंगे तो ये कठोर शासक था एक, कठोर क्यों, ये इतिहासकार कहते हैं कि ये कठोर शासक था। अब इसके पीछे रीजन भी तो कुछ होगा नहीं, ये कठोर क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक नीति लेके आई थी, ब्लड एंड आयरन, रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, 40 दल का दमन किया। ये पता है क्यों किया, क्योंकि इसे पता था कि इसको हम अगर दमन नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर भी क्या करेगा, पुनः सत्ता स्थापित करने का कोशिश करेगा, है ना, हमको भी हटाने का कोशिश कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने क्या करा, 40 दल का दमन कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या करा,
तीन परंपरा को स्टार्ट करवाया। वो क्या था? ईरानी और फारसी था, जिसमें से हम लोग जानते हैं एक नवरोज है ना, नवरोज जो ईरान का नए साल का, नए वर्ष का उत्सव मनाया जाता है नए वर्ष पर। उसके अलावा क्या था? सिजदा और पैवोस जो फारसी परंपरा में था, तो इसको भी इन्होंने क्या करा? इसमें शामिल करा, है ना। इसके बाद इन्होंने कुछ चीजें और लिया। इन्होंने क्या ली? किसकी उपाधि ली? राजा, ये इन्होंने राजत्व का दैवीय सिद्धांत भी दिया, ये है ना, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत का मतलब है कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है? यही है। इसके अलावा इन्होंने जिल्ले इलाही की उपाधि ली। जिल्ले इलाही समझ रहे हैं? मतलब ईश्वर की छाया, हम ही ईश्वर की छाया है ना। ऐसे ऐसे इन्होंने क्या करा? पोस्ट लिया कि भैया हम ही ईश्वर के छाया है, मतलब हम ईश्वर, यहां के लिए, तुम्हारे लिए एक ईश्वर की तरह हम काम कर रहे हैं यहां पे, है ना। अब सोच के देखिए, अब इन्होंने और क्या करा? अमीरों को जो है ना, इसके जो सार्वजनिक उत्सव थे, इस पर इन्होंने रोक लगा दिया, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ फारसी और ईरानी परंपरा की शुरुआत करी, है ना। जैसे सिजदा, पैबोस, नवरोज, ठीक है। सिर को झुकाना, किसके सामने? सुल्तान के सामने। सुल्तान के पैरों को चूमना, सोचिए, है ना। ये नवरोज क्या था? वर्ष का उत्सव, इसको शुरुआत कराया था। अब देखिए, ये नवरोज को क्यों जोड़ा? इसके पीछे भी तो कुछ बात होनी चाहिए ना, कि नवरोज को जोड़ने के पीछे कुछ तो रीजन होगा। ये अपने आप को एक वंश का मानते थे ना, ये अपने आप को कहते थे, क्या पता है, कि अफरासिया वंश। ये अपने आप को मानते थे कि हम अफरासिया वंश, क्या अफरासिया वंश जो है ना, ईरान का एक सम्मानित वंश है। इसीलिए इन्होंने क्या करा था? नवरोज स्टार्ट करवाया था। बोला कि हम तो उसी वंश से हैं, तो हमारा तो ये फेस्टिवल है भाई, इसको तो हम मानेंगे, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये प्रशासनिक सुधारक भी थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दो नए विभाग की स्थापना कराया। कौन कौन से विभाग है भाई मेरे? तो पहला तो इन्होंने
दीवान ए अर्ज, ठीक है। दीवान ए अर्ज कैसी क्या था, चलिए दोनों को एक साथ लिख लेंगे। ये दीवान ए अर्ज है ना। इसके अलावा एक और था जिसको क्या कहा जाता था, दीवान ए बरीद। ये सैन्य विभाग हुआ करता था और ये था गुप्तचर विभाग, है ना। ये दोनों इसका विभाग, इन्होंने एक दो नए विभाग की स्थापना भी करा था जिसका नाम क्या था, दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद था, है ना। इसके अलावा अगर बात करेंगे इसके बारे में तो इन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 6 दुर्ग श्रृंखला की भी स्थापना करवाई थी। 6 दुर्ग श्रृंखला मतलब लगातार जो है एक श्रृंखला में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इन्होंने क्या करा था, दुर्ग बनवाया था, किला बनवाया था, ताकि उत्तर पश्चिमी भारत से क्या हो सके, हमें सुरक्षा प्राप्त हो, है ना। उस भाग को अगर घेर दिया जाए तो बाहरी जो आक्रमणकारी है उससे इसे क्या मिलेगा, सुरक्षा मिल जाएगा। वहां के गवर्नर नियुक्त किया था अपने बेटा महमूद शहजादा, है ना। उसका बेटा था शहजादा महमूद और शहजादा महमूद को वहां का गवर्नर बनाया गया था। इसी के समय में आपको बता दूं कि बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में विद्रोह हुआ था और वहां के शासक थे तुर्गिल खान। इसको नोट कर लेंगे आप, सब कुछ बोलना मतलब लिखना संभव नहीं है, थोड़ा सा फटाफट से। तो इसी के काल में बंगाल में विद्रोह हुआ था। बंगाल में जो विद्रोह हुआ था वहां का शासक था तुर्गिल खान और उसे ये सफलतापूर्वक दबा दिया था। इसके बाद क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है 1287 ईस्वी में। 1287 ईस्वी में जब मृत्यु होता है, इसका बेटा उधरे खत्म है ना। उसके बाद इसका पोता बनता है जिसका नाम होता है कैकुबा, जो 18 वर्ष का लड़का होता है। उसे वो खतरनाक शराब का शौकीन होता है और हरम में मजे लेने वाले व्यक्ति होते हैं। उसको ये सबसे मतलब ही नहीं रहता है, वो रंगीन माहौल में डूबे रहते हैं और इस वजह से क्या होता है कि वो 18 वर्ष की अवस्था में तो 1287 में उसे गद्दी पे बैठाया गया, लेकिन वो योग्य शासक नहीं निकला और 90 में इसका मृत्यु हो जाता। मृत्यु के बाद अब लगा कि यार इस शासन को, इस सत्ता को कौन संभालेगा, तो इसी का 2.5 वर्ष का बेटा होता है जिसका नाम होता है क्यूमर्स, और क्यूमर्स को गद्दी पे बैठाया जाता है। और गयासुद्दीन बलबन का सेनापति था कौन, जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने इसे गद्दी से उखाड़ फेंका और 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करी। तो ये था ओवरऑल कहानी गुलाम वंश का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।